हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के अध्याय 11 सुमित्रा नंदन पंत ग्रामश्री। तो इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। प्रश्न 1, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। तो गांव में खेतों पर चमकीली धूप पड़ रही है, नाना प्रकार की फसलों और खिले हुए फूलों पर रंग बिरंगी उड़ती हुई तितलियां मन को हर लेती हैं। वहाँ पर अनेकों प्रकार की सब्जियां होती हैं और गंगा के तट पर तरबूजों की खेती होती है। पक्षी विहार करते हैं। गांव के ऐसे प्राकृतिक वातावरण और अत्यंत ही मनोरम दृश्य को देख करके ही कवि ने गांव को हरता जनमन कहा होगा। प्रश्न 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। तो कविता में शिशिर ऋतु के मौसम का वर्णन है। इस मौसम में आम पर बोर आता है, वातावरण महक करके मादकता का प्रसार करता है। ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं। चारों ओर खिले फल फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। प्रश्न 3, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। तो गांव में चारों ओर हरियाली है। हेमंत एवं बसंत की धूप अधिक प्रखर नहीं होती है। यह हरियाली पर पड़कर सुंदर चमक बिखेर देती है। मरकत मणि भी हरे रंग का होता है, वह सुंदर चमकता है। गांव का परिवेश खुला है, इसीलिए उसे मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। प्रश्न 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। अरहर और सनई की फसलें जब पक जाती हैं और उनकी सुनहरी बालियां पककर सूख जाती हैं, तब हवा के चलने पर उनकी फलियां करधनियों की तरह बजने लगती हैं। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो इसका भाव है कि गांव के समीप गंगा का रेतीला तट काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। तेज हवा के चलने से रेत राशि सर्पों की वक्र चाल के समान कुछ आड़ी तिरछी लकीरों से व्याप्त है। सूर्य की किरणें पड़ने से रेत राशि पर रंग बिरंगी चमक फैल रही है। इस कारण से वह रेती सतरंगी सांपों से अंकित सी दिखाई दे रही है। ख है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो सर्दियों की मंद धूप पड़ने से हरियाली हंसती हुई सी लगती है। गांव के परिवेश में सर्दियों की धूप एकदम शांत एवं सहन योग्य है। ऐसा लगता है कि हरियाली और सर्दियों की धूप दोनों सुख से अलसा करके सो गए हैं। हरियाली तो धूप सेकने से अलसा गई है, जबकि सर्दियों की धूप स्वयं ऐसी लग रही है। प्रश्न 6, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो सामान्य रूप से इसमें अनेक वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा तिनकों के तन और रुधिर में मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 7, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। तो इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत में गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग पर स्थित है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 8, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस कविता में ग्रामीण परिवेश का मनोरम चित्रण किया गया है। सारा ग्रामीण परिवेश सुंदरता एवं समृद्धि से व्याप्त है। ऐसे वर्णन के लिए कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कोमल एवं मधुर भावों का समावेश किया है।
तथा अप्रस्तुत विधान से उसे अलंकृति दी है। भाषा इसमें सरल, तत्सम, तद्भव प्रधान, प्रभावपूर्ण एवं भावानुकूल है। ग्राम्य प्रकृति का यथार्थ चित्रण मधुर कल्पनाओं से युक्त होने से प्रकृति सौंदर्य की सुकुमार झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रश्न 9, जहां आप रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो जैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो उस क्षेत्र के सौंदर्य विशेष को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमारा गांव उस क्षेत्र में है जो यमुना नदी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। इस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी दोनों ही बहुत पड़ती हैं। मुझे गर्मी का मौसम पसंद है। गर्मी में यमुना के दोनों किनारों पर सब्जियों की खेती की जाती है, जिससे कि हरियाली बढ़ जाती है। इन खेतों में जाकर के खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि तोड़ करके खाने का अपना अलग ही आनंद होता है। दोस्तों के साथ में यमुना के उथले पानी में नहाने, रेत पर उछलने कूदने और लौटने का मज़ा अलग ही है। इस ऋतु में सुबह शाम जल क्रीड़ा करते हुए पक्षियों को निहारना सुखद लगता है। आम, फालसा, लीची आदि फल इसी समय खाने को मिलते हैं और यहाँ की हरियाली आँखों को बहुत अच्छी लगती है। अथवा या फिर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और उसके आसपास किसी गांव में रहते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैं राजस्थान राज्य के टोंक जिले के पास एक छोटे से गांव बीसलपुर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव के पास तथा एक बीसलपुर बांध है और बनास नदी बहती है। बनास नदी के रेतीले तट से बजरी रेत का खूब खनन होता है। शिशिर के प्रारंभ में यहाँ पर खरबूजे और तरबूजे की बुवाई होती है, जो शिशिर ऋतु आते ही अच्छी फसल देती है। यहाँ खूब तरबूज एवं खरबूज लगते हैं, जो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर आदि दूर दूर स्थानों तक भेजे जाते हैं। पाठ्येतर सक्रियता। सुमित्रानंदन पंत ने यह कविता चौथे दशक में लिखी थी। उस समय के गांव में और आज के गांव में आपको क्या क्या परिवर्तन नज़र आते हैं, इस पर कक्षा में सामूहिक चर्चा कीजिए। सुमित्रानंदन पंत ने यह कविता चौथे दशक में लिखी थी। उस समय के गांव में और आज के गांव में हमें काफ़ी परिवर्तन नज़र आते हैं। जैसे कि उस समय के गांव में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, आने जाने के साधन केवल बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी थे। वहीं आज के गांवों में पक्की सड़कें बन गई हैं, गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है, मोटरसाइकिल, जीप, जुगाड़ इत्यादि आने जाने के लिए साधन हो गए हैं। अपने अध्यापक के साथ गांव की यात्रा करें और जिन फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। गंगा के तट पर तरबूजों की खेती अर्थात नदियों या जहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ पर फसलें होती हैं। आम के पेड़ बड़े विशाल पेड़ होते हैं, जिन पर बोर अर्थात आम आने से पहले का फूलों का ढेर आता है। मटर, सेमफली, अरहर और सनई फलियों के अंदर आती है। सरसों में सरसों के आने से पहले पीले पीले फूल आते हैं। आलू, मूली जमीन के अंदर होते हैं। इनके अलावा कविता में गेहूं में बाली, अमरूद, बेर, आंवला, पालक, धनिया, लौकी, टमाटर, मिर्ची का भी वर्णन किया गया है। तो इन सब की जानकारी भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।